तो जो टॉपिक है वो है ऑल अबाउट डेटा साइंस। सो डेटा साइंस में सब कुछ तो कवर करना है ना इम्पॉसिबल एक प्रेजेंटेशन में। इसमें हम लोग क्या कहते हैं एज अ लेमैन देखेंगे कि मतलब डेटा साइंस आखिरकार है क्या, एक मतलब ब्लैक बॉक्स व्यू उसका। ठीक है, तो हम लोग इसमें वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो डेटा साइंस को क्या कहते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो है वो सेक्सियस जॉब कही जाती है सेंचुरी की। बहुत सारे कहते हैं सर्वे एजेंसीज ने और टेक रिव्यूज में इसको सेक्सियस जॉब कहा गया है। सो यहाँ से जिन लोग का अभी तक डेटा साइंस स्टार्ट नहीं किया मशीन लर्निंग वगैरह, वो वेलकम ऑन बोर्ड। देन सबसे पहले आते हैं डेटा साइंस की डेफिनेशन पे। ऑफ कोर्स ये विकिपीडिया से कॉपीड है, और जो डेफिनेशन है वो डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी field that uses scientific methods, processes, algorithms, and system to extract knowledge and insights from many structured and unstructured data. So कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो डेटा है वो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है इस वर्ल्ड में, एक्साबाइट्स में, और बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग डेटा है। सो क्या करता है डेटा साइंस, क्या करता है डेटा साइंस, साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और एल्गोरिथम, उनका यूज करके इन अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड, पहले तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है, इससे क्या कहते हैं इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन निकालता है। ठीक है, इन अलग अलग क्या कहते हैं जो मीनिंगलेस डेटा होता है इनसे मीनिंग निकालता है। तो डेटा डेटा साइंस का कुल मिला के काम यही है। तो अगर आसान वेन डायग्राम में कहें तो ये आई गेस जो मुझे इंटरनेट में मिला उसके हिसाब से सबसे बेस्ट ये लगा जो पूरा डेटा साइंस को कवर करता है। तो इसमें तीन पार्ट दिखेंगे। सबसे पहला पार्ट एक है साइंटिफिक मेथड्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स और अलजेब्रा, मैथमेटिक्स ये सब वगैरह यूज होते हैं। और एल्गोरिदम जो कि मशीन लर्निंग के या डेटा स्ट्रक्चर इन सब के एल्गोरिदम्स होते हैं। मॉडल्स, डेटा एनालिसिस के, विजुअलाइजेशन के ढेर सारे मॉडल होते हैं। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो असल में डेटा साइंस बनाता है। तो ऐसा नहीं कोई भी डोमेन पूरा पूरा नहीं है, ना ही पूरा स्टेटिस्टिक्स है, ना ही पूरा मशीन लर्निंग है, ना ही पूरी डेटा एनालिसिस है। इन सब का जो इंटरसेक्शन है वो असल में डेटा साइंस होता है। सो किसी को अगर डेटा साइंस समझना है तो उनको ये तीनों पार्ट ज़रूर आने चाहिए। उसके इन तीनों पार्ट का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो ज़रूर समझ में आना चाहिए, जो कि हम लोग कवर करेंगे कौन से वो पार्ट्स हैं इन तीनों मॉडल से। देन वेयर वी यूज डेटा साइंस, सबसे पहले डेटा साइंस का एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो डेटा साइंस आपको हर जगह मिलेगा। इसमें अगर कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको कहीं ना कहीं डेटा साइंस का वर्ड ज़रूर, बहुत बज़ वर्ड है ये, तो आपको हर जगह सुनाई देगा डेटा साइंस का। ये कुछ एप्लीकेशन से लिमिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, उनमें से कुछ एप्लीकेशन ये है। जैसे फेसबुक जो होता है वो सोशल एनालिटिक्स के लिए यूज़ करता है। फेसबुक या कोई भी जो सोशल मीडिया साइट है सब सोशल एनालिटिक्स यूज़ करती है। जैसे कि एक एनालिटिक्स ले ले कि हम लोग जो पोस्ट करते हैं कोई यूज़र, और अगर हम लोग से कहा जाए कि गेस करते हैं कि हम लोग की पोस्ट जो है वो कितने यूज़र्स तक पहुंचती है, ठीक है, हम लोग का ऑडियंस साइज कितना बड़ा है। सो उसको हम लोग जो सोच के चलते हैं और एक्चुअल जो होता है उसका एनालिसिस करना, ये सभी सोशल एनालिटिक्स में आता है। ट्विटर में सेंटिमेंट काउंट करना, जब इलेक्शंस होते हैं तो उस समय ट्वीट्स के थ्रू हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं कि किस पार्टी की तरफ इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा है या कैसा है। अमेजन वगैरह जो ई कॉमर्स कंपनी आती है वो एक्सपीरियंस जो होता है ई कॉमर्स का उसको इम्प्रूव करती है। जैसे कि हम लोग जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो कुछ भी परचेज करते हैं तो उसमें नीचे लिख के आता है पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस। सो ये भी एक डेटा साइंस के ही थ्रू होता है कि जो जिन लोगों ने ये खरीदा उन्होंने ये भी खरीदा। तो ये इस तरह हम लोग का एक्सपीरियंस कहते हैं बेटर होता है जो यूज़र होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कॉपी खरीद रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि हम लोग पेन भी खरीदेंगे। ऊबर भी कहते हैं राइड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ करता है अपने पाथ्स को, और जो राइडर्स होते हैं उनको बेस्ट कहते हैं शेयरिंग में कैब दिलने के लिए। बैंक्स जो है वो उसे कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस में, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन इनमें यूज़ करते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम वगैरह है, जो इस जगह से डिफरेंट तरीके में यूज़ किया जाता है। बट सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक्सटेंसिव यूज़ होता है। और जैसे कि स्काई इज नॉट द लिमिट इन हार्डवेयर इज, तो हम लोग पता करेंगे कैसे हार्डवेयर है लिमिटेशन की डेटा साइंस। तो व्हाट्स इनसाइड डेटा साइंस, डेटा साइंस के अंदर होता क्या है। तो हम लोग इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है डेटा साइंस के वो देखेंगे। तो वैसे तो कहा नहीं जाता था, ये मैंने कन्वीनियंस के अपने हिसाब से इसको दो पार्ट में तोड़ दिया कि डेटा साइंस के दो पार्ट करते हैं, एक बार एक डेटा का पार्ट, एक मॉडल का पार्ट। सो डेटा के जो पार्ट है उनमें ये पांच मेरे हिसाब से जितना भी है सब मेरे हिसाब से ये पार्ट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला होता है डेटा के लिए डेटा कलेक्शन, एक अपना पार्ट होता है। डेटा रैंगलिंग एंड क्लीनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। फिर मॉडल वाला पार्ट आता है, उसमें मॉडल क्रिएशन करना, मॉडल को इवेलुएट करना और मॉडल को
किसी साइट या किसी कहते हैं सर्वर पे उसको डिप्लॉय करना, तो ये दोनों पार्ट आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये डेटा साइंस बहुत बड़ा डोमेन है, आप इसमें इनसे कुछ जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है इनको भी कनेक्ट करके कहते हैं एक फील्ड बनाते हैं। जैसे मॉडल मॉडल वाला पार्ट ही अगर आप सिर्फ इसमें मॉडल क्रिएशन या मॉडल इवेल्युएशन ही जोड़ लें तो ये मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग वाला पार्ट कवर कर ले जाता है। उसे मॉडल डिप्लॉयमेंट में आप सीधे कहते हैं डेवॉप्स में पहुंच जाते हैं। डेटा क्लीनिंग और डेटा कलेक्शन अलग से भी क्या कहते हैं जॉब प्रोफाइल होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस से तो अलग जॉब प्रोफाइल डेटा एनालिस्ट की तो होती ही है। अब एक ये एक नटशेल में पाइपलाइन है कि एक डेटा साइंस का प्रोसेस कैसे चलता है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया है, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कि सिंपल एक लीनियर फॉर्म में होता है, ये इटरेटिव भी होता है, रिपीटेटिव भी होता है ये पूरा प्रोसेस। बट अगर एनालाइज करें तो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले हम लोग को एक प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, हम लोग के पास एक प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर प्रॉब्लम हम लोग की है वो वेदर फोरकास्टिंग से, हम लोग को एनालाइज करना है कि साल भर के जो वेदर होता है किसी एरिया में उसमें क्या पैटर्न है ना, तो उसके लिए हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की साइट्स है उनसे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डेटा रैंगलिंग यानी डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, जैसे हार्पिक करता है क्लीन कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डेटा होता है उसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है। देन कम्स द डेटा एनालिसिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग को डेटा मिला है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन सा डेटा बेटर है, मतलब कैसे ट्रेंड है वो कैसे जा रहा है कैसे नहीं। फिर हम लोग उस एनालिसिस क्लीनिंग वगैरह सब करने के बाद यहाँ इटरेटिव प्रोसेस एनालिसिस करने के बाद वापस हम क्लीन कर सकते हैं और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिर एनालिसिस कर सकते हैं, तो इटरेटिव बन सकता है। फिर लोग मॉडल क्रिएट करते हैं, ऑफकोर्स ये वाला मॉडल नहीं, एक मशीन लर्निंग डीप मॉडलिंग ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना, जो कि प्रिडिक्शन करता है, और फिर उसको हम लोग इवेल्युएशन करते हैं कि जो हम लोग ने पूरा एनालिसिस किया, जो हम लोग ने क्लीनिंग करी और जो पूरा मॉडल क्रिएट किया वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो परफॉर्म अच्छा नहीं करे तो हम लोग फिर से अपने मेथडोलॉजी और वगैरह जितने हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं फिर से उसको चेंज कर देते। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही कह सकते हैं ब्लैक बॉक्स व्यू है उसका, कहते हैं डेटा एनालिसिस की पाइपलाइन का। फिर क्या पता होना चाहिए डेटा साइंस में प्रोग्रेस करने के लिए, एक डेटा साइंटिस्ट को क्या क्या पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने कन्वीनियंस में इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया है। ठीक है, सबसे पहला पो, अगर किसी ने कोको पैंडा देखी होगी तो उसको पता होगा, अगर नहीं देखी तो आई सजेस्ट जरूर देखना चाहिए। सो पो एज अ बिगिनर, ठीक है, एज अ बिगिनर आपको क्या पता होना चाहिए। फिर देन एज अ इंटरमीडिएट आप मास्टर शिफू, मास्टर शिफू का है तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, और देन मास्टर हो गया अगर आप एक्सपर्ट है तो एज एन एक्सपर्ट आपको क्या पता होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि क्योंकि डेटा साइंस बहुत ब्रॉड डोमेन है उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सो ये पता होना चाहिए किस स्टेज में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एक्सपर्ट बिगनर में हैं और सीधे एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें आप पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स आप जब पढ़ना चालू करेंगे तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पता चलेगी कि ये भी यूज़ होता है, बट आपको किस स्टेज में उसको पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिगनर वाले से यानी पो से। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो इसमें जो यूज़ होना है वो है मैथ्स। मैथ्स का बहुत ज़्यादा ही यूज़ है डेटा साइंस में। सो मैथ्स में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं और कंसेप्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप करने में ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो एज पर टेस्ट आप कितना कवर करना चाहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आनी चाहिए। देन लैंग्वेजेस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पाइथन है, आर है, जूलिया इज ग्रोइंग, मैटलैब, जावा एंड सी प्लस प्लस। पाइथन एंड आर इज़ वेरी कॉमन, जूलिया इसमें बहुत ट्रेंड हो रही है, तो आई गेस जो अगर कोई न्यूबी है और वो चाहता है करना तो आई गेस वो फर्स्ट 3 में ही चूज़ करे। इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेफरेंसेस की रखा है। पाइथन सबसे ज़्यादा यूज होती है, देन आर एंड जूलिया इज ग्रोइंग। तो ये जो है ये हम लोग का फाउंडेशनल नॉलेज होती है। तो फाउंडेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डेटा साइंस एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है और ये मैथमेटिक्स और जो लैंग्वेज है ये सब फाउंडेशन बनाती है। तो अगर ये वीक रहेगी तो एट द एंड क्या कहते हैं आपका घर गिर ही जाएगा, तो इस पर बहुत ही ध्यान देना है। देन कम्स द मशीन लर्निंग पार्ट। एज अ बिगनर आपको मशीन लर्निंग भी आनी चाहिए क्योंकि मॉडलिंग्स में उसका यूज होगा। तो मशीन लर्निंग में 2 टाइप्स की लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों आनी चाहिए। कुछ एल्गोरिदम्स लिखी हैं यहाँ दिख रही है आपको, बट इतने तक लिमिटेड नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स है। सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे एसवीएम में यहाँ नहीं लिखी बट एसवीएम भी आनी चाहिए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एसोसिएशन वगैरह हो गया, बट एटलीस्ट इतना तो जरूर आना चाहिए। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आपको जरूर कवर करनी चाहिए। एंड जो टूल्स है जो एज अ बिगिनर हेल्प करेंगे वो है पैंडास जो कि डेटा फ्रेम के लिए यूज होता है, नमपाई
जो कि लीनियर अलजेब्रा के लिए यूज होता है, मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए, साइकिट लर्न जो होता है वो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। यहाँ से हम लोग जितने कहते हैं टूल्स कवर करेंगे वो सारे क्या कहते हैं पाइथन से रिलेटेड है। इसी का अल्टरनेटिव आपको आर में भी मिल जाएगा, जैसे मैटप्लॉटलिब का जीजी प्लॉट होता है। सो ये मेन देखना है कि डेटा फ्रेम का टूल, एक लीनियर अलजेब्रा, एक विजुअलाइजेशन और एक मशीन लर्निंग टूल हम लोगों को आना चाहिए। सो अगेन मैथ मशीन लर्निंग है वो भी ऑल ओवर मैथमेटिक्स है, एल्गोरिथम और मैथमेटिक्स को कंबाइन करके ही मशीन लर्निंग बनती है, कोई मैजिकल सब्सटेंस नहीं है। सो इसीलिए मैथ्स का कहते हैं बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द इंटरमीडिएट पार्ट, मास्टर शिफू। ओके, तो यहाँ तक आने के बाद भी आपको और मैथ्स कवर करनी पड़ेगी। जैसे स्टैटिस्टिक्स आपने बेसिक कवर कर ली, बट यहाँ से आपको इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलस आना चाहिए। कैलकुलस डिपेंड करती है आप कितना डीप जाना चाहते हैं, उसके कहते हैं डेरिवेशन में, उसके कंसेप्ट में कितना डीप जाना चाहते हैं। कैलकुलस जो है टोटली उस पर ही डिपेंड करती है। सो बट इन्फरेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत हेल्प करेगी, आई गेस इसको डीपली कवर करना चाहिए। और मशीन लर्निंग में जैसे हम लोगों ने वहाँ पे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज एल्गोरिदम एज अ बिगिनर देखी थी, यहाँ पे मशीन लर्निंग में कुछ और कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, मॉडल का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं उसके लिए एयूसी आरओसी का प्रिसिजन एंड रिकॉल। ये लिमिटेड नहीं है, मॉडल का इवैल्यूएशन और भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं, ये जस्ट बेसिक है कि इतना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। एंड विजुअलाइजेशन और एनालिसिस के लिए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्लॉट्स यूज़ करते हैं, ग्राफ प्लॉट्स, जैसे कि हम लोग बॉक्स प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, वॉयलेंट प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट। इससे हम लोग को डेटा को एनालाइज करने में एज अ विजुअली बहुत आसानी होती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा का पैटर्न, डेटा का ट्रेंड देखने के लिए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ना यहाँ पे मशीन लर्निंग के बाद अगर आप इंटरमीडिएट लेवल है तो आई गेस डीप लर्निंग में जाना बहुत ही आई गेस इंपॉर्टेंट भी होता है, बहुत ही हेल्पफुल भी होता है कि आप अगर आपको मशीन लर्निंग आती है तो आप डीप लर्निंग में जंप करें। तो अंडरस्टैंड करते हैं डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस कनेक्शन क्या है। तो ये जो वेन डायग्राम है आई गेस ये काफ़ी अच्छा बताता है कि इनमें रिलेशन क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग का डोमेन है डीप लर्निंग, और इनसे इन सब से थोड़ा इंटरसेक्शन जो होता है वो होता है डेटा साइंस का। सो जिस तरह कहते हैं हम लोग मशीन लर्निंग करेंगे, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग, और ज़रूरी नहीं सारा पार्ट यूज़ हो, उसका हर तीनों चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पार्ट डेटा साइंस में यूज़ होगा। और डीप लर्निंग में आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क ये ज़रूर आना चाहिए। इसके बाद कहते हैं डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वास्ट है, और आपका कहते हैं कंप्यूटर विजन भी आ जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आ जाता है, बोट्समैन कॉन्स्टेंट्स भी आ सकता है। तो अगर बहुत वास्ट है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। जब आप कहते हैं इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको और सारे कहते हैं टॉपिक्स पता चलेंगे, ज्ञान आता है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। सो जैसे जैसे आप इसको स्टडी करेंगे आपको और ज़्यादा कहते हैं टॉपिक्स और टर्मिनोलॉजीज पता होंगी। नॉट डीप लर्निंग को यूज़ करने के लिए डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा ही मैथमेटिक्स इंटेंसिव होती है, तो आप हर बार उसको स्क्रैच से नहीं बना सकते। इसके लिए हम लोग अगर फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कहते हैं सबसे फेमस जो फ्रेमवर्क्स है वो टेंसरफ्लो, केरस, पाइटॉर्च और कैफे है। जो मेरे ख्याल से टेंसरफ्लो और केरस सबसे ज़्यादा यूज होता है, बट लिमिटेड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पाइटॉर्च से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग कैफे से, कुछ लोग टेंसरफ्लो से। टेंसरफ्लो के ध्यान देना है, टेंसरफ्लो का 2.0 आ गया है, उसका सिंटैक्स काफ़ी अलग है। ठीक है, अब टेंसरफ्लो 1 से, तो उसमें ध्यान दें अगर आप टेंसरफ्लो स्टार्ट करें टेंसरफ्लो 2 से स्टार्ट करिए। इतने तक लिमिटेशन है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल में तो आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकर जैसा कहते हैं एक वेपन चाहिए, जिससे आप क्या कहते हैं जो प्रॉब्लम्स है उनको डिफीट कर सकते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकर जो होगा वो इस लेवल पे आके होता है कैगल। कैगल एज ए स्टॉर्म ब्रेकर वर्क करेगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट भी देता है, प्रॉब्लम्स देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट देता है ये दूसरे जो एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट होते हैं या जो डेटा एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी नोटबुक्स देखने का मिलता है। तो कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम मिली, डेटा मिला, आपने उसको मतलब सॉल्व करा, ठीक है, कुछ एक्यूरेसी आई, देन आप दूसरे जो एक्सपर्ट है जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही, जिनके में एरर बहुत कम है, आप उनकी नोटबुक्स भी देख सकते हैं, वो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो आई गेस इस कैगल के थ्रू अप्रोच पता चलती है कैसे कैसे एक प्रॉब्लम कितने कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग है, जितना ज़्यादा आप कैगल में इस स्टेज में आके एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितना दूसरों की नोटबुक्स को पढ़ेंगे, तो उतना ज़्यादा ही आपके क्या कहते हैं स्किल्स इम्प्रूव होंगी। देन हम लोग आते हैं ओ एक्सपर्ट पार्ट में। तो एक्सपर्ट पार्ट यानी मास्टर उबियो वाला पार्ट। सो इसमें होता क्या है, यहाँ पे आके, यहाँ तो वैसे तो बताया, तो जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरमीडिएट पार्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ब्रॉड होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है।
बिगनर्स में तो आप जल्दी कर लेते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट में बहुत लंबा गैप टाइम लगता है क्योंकि इसकी जो स्किल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें नॉलेज होती है। देन एक्सपर्ट पार्ट में जो अगर आपने वहाँ, मैं कहूँगा कि एक्सपर्ट पार्ट में आराम से लेटली आना चाहिए जब आपने इंटरमीडिएट में अच्छा खासा कवर कर लिया हो, जब कहते हैं कैगल में आपने खूब सारी कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हो, तो वहाँ उसके बाद ही आप क्लियर हो कि हाँ वहाँ तक आपको सारी डेटा एनालिसिस वगैरह पार्ट और मॉडलिंग वाला पार्ट समझ में आ गया, देन आप एक्सपर्ट पार्ट में जंप करिए क्योंकि मास्टर रूबी बनने में बहुत टाइम लगता है। सर, तो इसके लिए आपको कहते हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले डेटा डेटा में आपको और एडवांस होना पड़ेगा, उसके लिए बिग डेटा, क्योंकि जो सारी कंपनीज तो नहीं कह सकती, जो बड़ी कंपनीज होती है उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, आई गेस टीबीज में डेटा होता है, तो आप नॉर्मल क्या कहते हैं उसमें स्टोर नहीं कर सकते इसको एसक्यूएल वगैरह में। तो बड़े डेटा के लिए हम लोग क्या कहते हैं बिग डेटा का यूज़ करते हैं, ये नॉलेज ज़रूर पता होनी चाहिए। देन एसक्यूएल और नो सीक्वल का भी यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली होता है, क्योंकि कुछ क्वेरीज जो होती है वो आप कोड के थ्रू अगर करें तो वो स्लो होती है, बजाय कहते हैं उसके अगर आप कहते हैं कोई डेटाबेस का यूज़ करते हैं, तो सीक्वल और नो सीक्वल की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। देन स्टोरी टेलिंग में बेसिकली ये होता है कि आपने जो विजुअलाइजेशन किया, ठीक है, पैटर्न्स देखे, तो जैसे पैटर्न आप देखे, आपको अगर प्रेजेंट करना है किसी को, तो उसको एक बहुत ही कह सकते हैं अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए हम लोग को एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। वो उनमें से कुछ एग्जाम्पल पावर बी आई, टैबलो, ये सब के डैशबोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को प्रेजेंट करना होता है, ऑफकोर्स किसी को हम लोग कोड में तो प्रेजेंट करेंगे नहीं, अगर हम लोग को लेट्स से स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करना है कि जो हम लोगों ने एनालिसिस किया बिजनेस का उनके, तो हम लोग उनको कोड तो दिखाएंगे, उनको प्रॉपर हम लोग एक डैशबोर्ड में दिखाएंगे कि कैसे क्या चीज़ ग्रो कर रही है, कहाँ पे उनको लॉस हो रहा है, ये पैटर्न है, ऐसे आपका इस ग्राफ जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग इन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। देन कम्स द क्लाउड एंड द प्रोसेसिंग। अच्छा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो डेटा हम लोग के पास होता है वो बहुत बड़े साइज में होता है जनरली, ठीक है, बहुत बड़े साइज, और बहुत बड़ा डेटा साइज को प्रोसेस करने में आप हर एक स्टेप पे बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, आप कुछ ऐड करते हैं, पूरे उसको डेटा को एनालाइज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं। तो अगर डेटा बहुत बड़ा है तो ये प्रोसेस जो है बहुत टाइम लेता है, एटलीस्ट सीपीयू में तो बहुत टाइम लेता है। तो वहाँ पर हम लोग को क्या कहते हैं हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम चाहिए। तो जैसे अगर हम कह दें कि अगर आपके पास जैसे 500 MB का भी अगर डेटा है, ठीक है, 500 MB में, तो भी वो अगर उसको आप नॉर्मल इंपोर्ट भी करेंगे तो भी टाइम लेगा। एंड अगर आप उसमें एक सिंपल सा लीनियर रिग्रेशन भी क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा वो कंप्यूट होने में पूरा। सो वहाँ पे हम लोग को जीपीयू और टीपीयू प्रोग्रामिंग में की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए क्या कहते हैं वहाँ पे बोला गया था कि डेटा साइंस में जो स्काई में लिमिट नहीं है वो हार्डवेयर लिमिट है। वो इसीलिए क्योंकि आपको अगर आपके पास मैथडोलॉजी भी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, स्टिल आप उसको अप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक हैवी सिस्टम ना हो, एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम ना हो, क्योंकि वो बहुत टाइम लेगा, हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और आपके डेटा एनालिसिस वाले पार्ट, डेटा साइंस वाले पार्ट में बहुत सारे स्टेप्स करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्लाउड और इसका यूज़ होता है, क्योंकि अब हर कोई तो जीपीयू सिस्टम खरीद नहीं सकता, बट क्लाउड में जीपीयू सिस्टम्स को कहते हैं अवेल करने का मेथड होता है, उसके थ्रू आप क्या कहते हैं इन प्रोसेस को बहुत ही आसानी से और बहुत लिमिटेशन में कर सकते हैं। तो जीसीपी, एडब्ल्यूएस, अजूरे, ये कुछ फेमस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। देन जीपीयू प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव अगर क्या कहते हैं प्रोसेस है तो टीपी प्रोग्रामिंग भी आ सकती है, बट वो काफ़ी कम यूज़ होती है मेरे हिसाब से, मतलब ज़्यादा उसके लिए यूजेस एज अ बिगनर और एज एन एक्सपर्ट ज़्यादा होता नहीं। बहुत हैवी इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे जहाँ पे बहुत बिलियंस ऑफ रोज, मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा हो, वहाँ पे टीपी प्रोग्रामिंग का काम काफ़ी आता है, या आपके पास बहुत ही एक्सटेंसिव इमेज डेटा सेट हो। तो यहाँ पे आपको क्लाउड और कहते हैं प्रोसेसिंग में जीपी प्रोसेसिंग वगैरह आनी चाहिए। और सबसे लास्ट जो चीज़ है वो है कीप काम एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डेटा साइंटिस्ट आप जितनी भी थ्योरी कवर कर लेंगे, जितना भी कहते हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह सब कुछ देख लेंगे, अगर उसको आपने अप्लाई नहीं किया, प्रैक्टिस उसकी नहीं की, तो आपको समझ आएगी, क्योंकि जो इंसाइट है वो आता है कहते हैं इसी तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर करके। तो इसीलिए कैगल पे जाके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स डेटा सेट खुद सर्च करिए, प्रॉब्लम्स को देखिए, कॉम्पिटिशन से उनको ज्वाइन करिए, दूसरों के सॉल्यूशंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना ही है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़, इसका जो बाकी पार्ट है वो हम लोग कभी और कवर करेंगे। सभी के लिए इतना ही, थैंक्स।